4 ऑप्शंस हैं, कोई भी आपका एक्स्ट्रा नहीं है ऑप्शन। चलो ब्लैंक्स फिल करो सभी लोग। रेज इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। द सेम वे अराइज इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, अराउज इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। तो सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, उसके बाद की कहानी आगे देखो। राइज का मतलब होता है टू इंक्रीज, बढ़ना। मतलब इंक्रीज का मतलब बढ़ाना भी होता है, बट यहाँ पे ये हैपनिंग वर्ब है तो इसका मतलब है बढ़ना। रेज का मतलब है उठाना, बढ़ाना, टू लिफ्ट, टू इंक्रीज, किसी चीज को उठाना, बढ़ाना, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, ये मीनिंग है। अराइज का मतलब है कम अप, कोई चीज जो पहले एग्जिस्ट ना करती हो एकदम से एग्जिस्ट करने लग जाए, कम अप, प्रकट होना, अपीयर। अराउज का मतलब है टू स्टिर, टू प्रोवोक। अब मैं आपको ना थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअली समझा देता हूं, होता क्या है कि राइज का मतलब उठना, उगना, बढ़ना है, पावरफुल बनना भी है, ठीक है, ये मीनिंग्स है। रेज का मतलब उठाना, बढ़ाना किसी चीज को, ठीक है, वो मीनिंग हो गया। अराइज का मतलब है कम अप, किसी चीज का अचानक से प्रकट होना, टू स्टार्ट एग्जिस्टिंग, किसी चीज का एग्जिस्ट करना शुरू कर देना जो पहले ना हो। अराउज का मतलब है किसी पर्टिकुलर फीलिंग या इमोशन को किसी के अंदर जगा देना, स्टिर कर देना, कोई पर्टिकुलर इमोशन है उसको स्टिर कर देना, जगा देना, लोगों में प्रोवोक कर देना, ठीक है, ये मीनिंग्स है। चलिए अब आपको समझ में आ गया, जो 4 वर्ड्स थे हमने जो पहले पढ़ रखे थे वो भी डिस्कस हो गए, ये भी डिस्कस हो गया। अब आंसर बताइए। देखिए इन दीज एग्जाम्पल्स, इस वर्ड यहां पर हमने कैन हेल्पिंग वर्ब लिखी है और हमें ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, सॉरी इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने कुड हेल्पिंग वर्ब लिखी है और हमें एक इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, इंट्रांसिटिव नहीं ट्रांसिटिव चाहिए, मोर रेवेन्यू ऑब्जेक्ट दे रखा है। हमें एक यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए क्योंकि मोर रेवेन्यू ऑब्जेक्ट दे रखा है। यहाँ पर भी हमने डिड हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है और उसके साथ हमें एक ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए क्योंकि एक हमने ऑब्जेक्ट दे रखा है, देयर क्यूरियोसिटी, ठीक। यहाँ पर हमने विल हेल्पिंग वर्ब लिखी है और हमें एक इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये आपका ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी मदद लीजिए, बाद में कॉन्टेक्स्ट पे जाइए। तो सबसे पहले मदद किससे लेनी है, हमें अपना जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वाला कॉन्सेप्ट है उससे। अब देखो यहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब आएगी तो हमारे पास 2 वर्ब हैं जो इंट्रांसिटिव हैं, एक है अराइज और एक है राइज। अब हम क्या लिखें, मेंटल प्रॉब्लम कैन राइज फ्रॉम अ फिजिकल कॉज, कैन अराइज। तो यहाँ पर आंसर है अराइज। अराइज का मतलब कम अप, टू स्टार्ट एग्जिस्टिंग। कि मेंटल प्रॉब्लम जो है ना वो फिजिकल कॉज से भी हो सकती है, मतलब कोई फिजिकल कारण की वजह से भी किसी को मेंटल समस्या हो सकती है। माई ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस ही कुड डैश मोर रेवेन्यू, टैक्स बेस को ब्रॉड करके वो और ज्यादा रेवेन्यू कर सकते थे, जमा इकट्ठा कर सकते थे, कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा रेज, ठीक। द मिस्टीरियस फोन कॉल डिड डैश देयर क्यूरियोसिटी, अब मिस्टीरियस कॉल ने उनकी क्यूरियोसिटी को कर दिया, क्या कर दिया, प्रोवोक कर दिया, स्टिर कर दिया, ठीक है। तो जाएगा अराउज। अराउज वर्ब का मतलब होता है टू कॉज सम पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशन, किसी पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशन को कॉज कर देना, स्टिर कर देना, ठीक है। अगला देखिए, शेयर्स विल डैश अनलेस द इकोनॉमी स्लोज डाउन अगेन, शेयर्स होते रहेंगे जब तक कि इकोनॉमी फिर से स्लो डाउन ना हो जाए। तो अगर इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं होगी तो शेयर्स क्या करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। तो यहां पे लिखो राइज। द शेयर्स विल राइज अनलेस द इकोनॉमी स्लोज डाउन अगेन। आंसर्स बताओ। आंसर्स तो हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोथ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वी हैव गॉट 2 वर्ब्स, बॉर्न, बॉर्न। अब सबसे पहले इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। एक वर्ब होती है हमारे पास बियर, ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बोर, और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। इसी वर्ब की एक थर्ड फॉर्म होती है BORN, बॉर्न।
ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। कहने का मतलब एक ही वर्ब है, उसी की ये दोनों थर्ड फॉर्म है। हमें इनका डिफरेंस समझना है, कैसे यूज करते हैं इनको। तो आ जाओ देखो समझते हैं डिफरेंस। ये जो बी ओ आर एन बॉर्न हमने लिखा है ना बच्चे, ये वर्ड एडजेक्टिव है, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल पार्टिसिपल का काम करती है और केवल एडजेक्टिव है। बी ओ आर एन ई बॉर्न जो है, ये वर्ब भी है और ये एडजेक्टिव भी है। ठीक, तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमें समझना है वो ये है। ठीक, उसके बाद का डिफरेंस देखते हैं। बी ओ आर एन बॉर्न का मतलब है टू कम इनटू द वर्ल्ड, जन्म होना। ठीक है, बी ओ आर एन ई बॉर्न का मतलब होता है जन्म देना, टू प्रोड्यूस। ठीक है, और इसका मतलब एक दो और भी होते हैं, टू टॉलरेट। ठीक है, टू कैरी। कुल मिला के सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि बी ओ आर एन बॉर्न का मतलब एक ही है, जन्म होना, और इसको हम एज अ पार्टिसिपल यूज करते हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, बी ओ आर एन ई बॉर्न जो है उसको हम एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके मीनिंग होते हैं जन्म देना, टू प्रोड्यूस, टू टॉलरेट सहन करना, जैसे होता है ना बेयर बर्दाश्त करना, और टू कैरी भी होता है। ठीक है, बेयरिंग द बर्डन, कैरी करना। तो वो सारे मीनिंग इसके होते हैं, उसका मतलब बस एक ही होता है, जन्म होना। अब ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे ना, इनको करेक्ट करो, सभी लोग इनको सही करिए। देखो यहां पर हमने लिखा बोथ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पर हम किसी एक्शन को नहीं, उसके पेरेंट्स का कहां जन्म हुआ था हम ये बताना चाह रहे हैं, मतलब स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके पेरेंट्स की। ठीक है, और ये जो वर हमने लिखा है वर्ब। फिर हमने लिखा सम ऑफ दीज ट्रीज हैव नेवर बॉर्न एनी फ्रूट, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, मेन वर्ब आएगी। तो जो बॉर्न हमने लिखा है मेन वर्ब है। तो जहां पर हमें मेन वर्ब की जरूरत है वहां तो बी ओ आर एन ई बॉर्न ही लिखिए हमेशा। ठीक है, यहाँ पर जन्म की बात हो रही है कि कहाँ उनका जन्म हुआ था कहाँ नहीं हुआ था, तो बी ओ आर एन ई बॉर्न लिखे, बी ओ आर एन बॉर्न लिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में जी, जॉन्डिस इज अ वाटर डैश डिजीज, जॉन्डिस इज अ वाटर डैश डिजीज। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, वर्ब हमारे पास ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है, वी ऑलरेडी हैव अ वर्ब इज, वी नीड एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द नाउन डिजीज। तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। अब होता है क्या, एडजेक्टिव बी ओ आर एन बॉर्न भी है और एडजेक्टिव बी ओ आर एन ई बॉर्न भी है, एडजेक्टिव दोनों ही है, तो विच वन शुड बी यूज्ड, हम कौन सा यूज करें। तो अब सोचो बताओ कौन सा यूज करें। ठीक है, तो यहां पे जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे वो होगा बी ओ आर एन ई। अब सोचना है कि ऐसा क्यों किया हमने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जन्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बॉर्न का मतलब है कैरिड। जैसे हमने लिखा जॉन्डिस इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, तो जॉन्डिस इज अ वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब पता क्या हुआ, अ डिजीज कैरिड बाय वाटर। अ डिजीज विच इज कैरिड बाय वाटर, एक ऐसी डिजीज जो पानी से फैलती है। तो यहाँ पे हमें जो मीनिंग चाहिए वो हमें चाहिए कैरी वाला, तो इसलिए हमने ये लिख दिया जॉन्डिस इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और आप लोगों से पूछता हूँ, आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द एक्सपेंसेस वर डैश बाय द स्पॉन्सर्स। बताओ क्या लिखोगे।
ऑल द एक्सपेंसेस वर डैश बाय द स्पॉन्सर्स। All the expenses were dashed by the sponsors. Options are BURN, BURNE. Now see, ये जो हमने लिखा ना, आप ध्यान से देखोगे पैसिव है। यहां पर क्या है बच्चे कि जो वर्ब हमने लिखा नहीं हेल्पिंग वर्ब है, आप जो यहां पे लिखोगे वो वर्ब होगी, ठीक है। और वर्ब ही क्यों चाहिए, एडजेक्टिव क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके पीछे आंसर ये है कि ये जो हमने लिखा है ना वर्ब बॉन, ये पैसिव वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है ऑल द एक्सपेंसेस। सब्जेक्ट जो है वो है ऑल द एक्सपेंसेस, वो डूअर नहीं है। डूअर है बाय द स्पॉन्सर्स, तो स्पॉन्सर्स है डूअर, वो सब्जेक्ट नहीं है। जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर वर्ब का सब्जेक्ट डूअर ना हो, कोई और डूअर हो, तो वर्ब पैसिव वॉइस में लिखनी पड़ती है। तो जब हम कभी किसी वर्ब को पैसिव बनाते हैं तो हमें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। एडजेक्टिव से पैसिव नहीं बनता, पैसिव बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो लिखो बी आर एन ई बॉर्ड। तो हम लिखेंगे ऑल द एक्सपेंसेस वर बॉर्न बाय द स्पॉन्सर्स, कि सारे एक्सपेंसेस जो थे वो टॉलरेट किए गए, किस बेयर किए गए, किसके द्वारा, स्पॉन्सर्स के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैंग, ठीक है। इस वर्ब की दो थर्ड फॉर्म है, एक है हैंग्ड और एक है हंग। और दो थर्ड फॉर्म है, एक है हैंग्ड और एक है हंग, ठीक। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकेंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। मीनिंग का डिफरेंस है, दोनों ट्रांसिटिव हैं, मीनिंग्स आर डिफरेंट। इस हैंग्ड का मतलब है फांसी लगा देना, लगा लेना भी होता है वैसे। हंग का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे टांग देना, लटका देना, सस्पेंड कर देना। जैसे नहीं कहते हैंगर होता है, हैंग कर दो इसको, टांग दो। तो एच यू एन जी हंग जो है उसका मतलब है किसी चीज को कहीं पे टांगना, सस्पेंड करना, लटकाना। और एच एन जी डी हैंग्ड जो है उसका मतलब है फांसी लगा देना, किसी को किल कर देना, ठीक है। तो डिफरेंस मीनिंग में है। बाकी दोनों ही ट्रांसिटिव है, ये भी ट्रांसिटिव है, ये भी ट्रांसिटिव है। अब यहां पर आप देखो, ये जो विल बी हंग हमने वर्ब लिखी है, विच मीनिंग इज रिक्वायर्ड हियर। फिर यहां पर हमने लिखा है दे आर हैंग्ड, विच मीनिंग इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। बताओ, द क्रिमिनल्स विल बी हंग, क्रिमिनल्स को टांग दिया जाएगा कहीं पे ले जाके, उनको फांसी दी जाएगी। तो गैलोज लिखा हुआ ना, ऐसे समझो उनको फांसी दी जाएगी, तो लिखो हैंग्ड। द क्रिमिनल्स विल बी हैंग्ड। फिर हमने लिखा देयर हैंग्ड ह्यूज मॉडर्न पेंटिंग। अब पेंटिंग को फांसी तो नहीं लगाई गई होगी, पेंटिंग तो कहीं पे लटक रही होगी, टंगी गई होगी, तो यहाँ पे लिखो हंग। तो ऐसे लिख दो देयर हंग ह्यूज मॉडर्न पेंटिंग्स ऑन द वॉल, ठीक है। अगले में आ जाओ, द मैन डैश इज हेड इन शेम। अब हम कह रहे हैं मैन ने अपना सर कर लिया शर्म से। क्या कर लिया, हंग कर लिया, हैंग्ड कर लिया, बताइए। हंग या हैंग्ड। मैन ने अपने हेड को क्या किया होगा, सोचो। अब देखो, अगर यहाँ पे हिज हेड ना लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता हिमसेल्फ, फॉर मतलब थोड़े समय के लिए मान लो कि यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा हुआ, द मैन डैश हिमसेल्फ इन शेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर हैंग्ड लिख देते, द मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, ठीक। लेकिन यहाँ पे हिज हेड लिखा है, तो अपने सर को तो कोई फांसी नहीं लगाएगा, फांसी तो पर्सन इंडिविजुअल खुद को ही लगाएगा। तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है ना, उसकी वजह से यहाँ पर जो हम वर्ब यूज कर पाएंगे वो हंग ही होगी। द मैन हंग हिज हेड का मतलब मैन ने अपना सर जो था वो शर्म से झुका लिया, लटका लिया। जैसे कोई पर्सन होता है ना, कोई झूठ वगैरह उसका पकड़ा गया, ठीक है, तो शर्म से उसने अपना सर झुका लिया, तो वही वाली बात है, यहाँ पे जाएगा हंग। तो ये आंसर है।
द मैन हंग हिज हेड इन शेम। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ब होती है, उसका हमें मीनिंग समझना है पहले, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। एक वर्ब है बच्चे फॉल, और एक वर्ब है फेल। ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है। फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल, थर्ड फॉर्म है फॉलन। ठीक है, फॉलिंग आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, वो आप समझ सकते हो। फेल की सेकेंड फॉर्म है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी है फेल्ड। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आप सबसे पहले आप इनकी मीनिंग्स फॉर्म समझ लो। ध्यान देने वाली बात एक है, ये है कि एक आप देखोगे फेल वर्ब यहां पर है और एक फेल वर्ब यहां पर है। ये फर्स्ट फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, फॉल का मतलब है गिरना, फेल का मतलब है गिराना। फॉल, फेल, फॉलन। ठीक है, तो फॉल का मतलब गिरना है, फेल का मतलब गिराना है। ध्यान रहेगा सबको। चलो अब मीनिंग समझो। फॉल का मतलब है गिरना। ठीक है, तो वो है हैपनिंग। हैपनिंग होने की वजह से ये वर्ब है इंट्रांसिटिव। ये वर्ब है इंट्रांसिटिव। ठीक है, फेल का मतलब है गिराना, ये वर्ब है ट्रांसिटिव। फेल, फेल, फेल मतलब गिराना। फॉल, फेल, फॉलन गिरना। तो मीनिंग में डिफरेंस समझ में। अब ये फेल है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना, जब फेल वर्ब सेकंड फॉर्म होती है तो वो फॉल की सेकंड फॉर्म होती है और इंट्रांसिटिव होती है। जब फेल फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो ट्रांसिटिव होती है। इसका मतलब है गिराना, उसका मतलब है गिरना। अब इन एग्जांपल्स में देखो, फॉल, पील एंड ह्यू हिज ऑन टिम्बर। तो ये जो वुड है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ में हमें यहाँ पर एक वर्ब चाहिए जो कैसी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव, क्योंकि हमने उसके साथ में ऑब्जेक्ट दे रखा है। टिम्बर का मतलब लकड़ी। ये अलग अलग वर्ब लिखी हुई सारी ट्रांसिटिव है, कि वो लकड़ी को काट के गिराता था, उसको फिर छीलता था, पील करता था। ठीक है, और उसको काटता था, उसके टुकड़े करता था। तो ये तीनों ट्रांसिटिव वर्ब है। फिर हमने लिखा आई थिंक इन्फ्लेशन विल फेल एंड देयरफॉर सो विल इंटरेस्ट रेट्स। अब यहाँ पे विल हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, इसके बाद हमें वर्ब चाहिए इंट्रांसिटिव। ठीक है, तो फेल वर्ब अब इंट्रांसिटिव होती है ना, बाद में देख लेंगे। यहाँ पर हमने हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी है, फिर उसके बाद हमने वर्ब लिखी है फेल्ड। ये वर्ब होनी चाहिए हमारी इंट्रांसिटिव, क्योंकि इसके आगे हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया। हेड फर्स्ट जो है वो एडवर्ब है। पहले सर गिरा, मतलब ऐसे गिरा सर के बल। द टेम्परेचर देयर में फेल अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। में हेल्पिंग वर्ब है, फेल हमारी वर्ब है। ठीक है, और ये वर्ब होनी चाहिए इंट्रांसिटिव, क्योंकि इसके बाद में हमने दे रखा है प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो ह्यू वर्ब हमने लिखी, इसका मतलब है किसी चीज के टुकड़े करना, लकड़ी वगैरह काटना, ये ट्रांसिटिव होती है, तो ठीक लिखी। पील का मतलब छीलना, ये भी ट्रांसिटिव होती है, ठीक लिखी। फॉल वर्ब जो होती है ना, ये इंट्रांसिटिव होती है। ठीक है, और हमें वर्ब चाहिए ट्रांसिटिव, तो यहाँ पे फॉल की जगह लिखो फेल। ही वुड फेल, पील एंड ह्यू हिज ऑन टिम्बर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। आई थिंक इन्फ्लेशन विल फेल एंड देयरफॉर सो विल इंटरेस्ट रेट्स। तो ये जो हमने फेल लिखी है वर्ब होती है ट्रांसिटिव। विल मॉडल है ना, ये इंट्रांसिटिव होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिटिव होती है। ये देखो लिखे ना यहाँ पे, सेकंड फॉर्म में फेल वर्ब इंट्रांसिटिव है, फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसिटिव है। अब विल मॉडल के साथ लिख रहे हो तो ये फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में ये वर्ब होनी चाहिए ट्रांसिटिव, हमें वर्ब चाहिए इंट्रांसिटिव, तो इसको हटाओ, इसकी जगह लिखो फॉल। आई थिंक इन्फ्लेशन विल फॉल एंड देयरफॉर सो विल इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट में आ जाओ, ही हैज अपरेंटली फेल्ड हेड फर्स्ट डाउन। अब हमें एक इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, क्योंकि हेड फर्स्ट जो है ना बच्चों, ये एडवर्ब है। हेड फर्स्ट रेफर कर रहा है किस तरीके से गिरा, डायरेक्शन को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव होनी चाहिए। फेल्ड वर्ब ट्रांसिटिव होती है, हमें वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लिखो फॉलन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा, अब देखो इस सेंटेंस में अगर ये मे नहीं लिखा होता ना, तो ये सेंटेंस सही होता। हमें इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए। अगर यहाँ पे फेल लिखा होता, केवल मे नहीं लिखा होता, तो हम फेल को सेकंड फॉर्म मान लेते, क्योंकि फेल वर्ब जो होती है ना, वो सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिटिव होती है। हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान लेते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है दैट टेम्परेचर देयर फेल अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कि वहां जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, मतलब पास्ट का इवेंट मान लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
लेकिन अभी हम इसको पास्ट इंडेफिनिट मान नहीं सकते, क्योंकि मे मॉडल लिखा है तो मे के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म अगर फेल को मानोगे तो ये ट्रांसिटिव होती है फर्स्ट फॉर्म में, ये वर्ब ट्रांसिटिव होती है फर्स्ट फॉर्म में, हमें वर्ब चाहिए इंट्रांसिटिव, तो फेल हटाओ, इसकी जगह लिखो फॉल। तो लिखो द टेम्परेचर देयर में फॉल अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो अब आ जाओ लास्ट ऑप्शन पे। ठीक है, इसमें हमने लिखा अ सीरीज ऑफ मिसफॉर्च्यून्स हैव फॉलन द कंपनी। ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमें मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमें मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, अभी जो फॉलन वर्ब होती है ना, ये ट्रांसिटिव होती है। यहां पर हमें ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो ये जो हमें लगेगा फेल्ड लिखते हैं कि फॉलन वर्ब तो इंट्रांसिटिव होती है, फेल वर्ब ट्रांसिटिव होती है, तो उसकी थर्ड फॉर्म लिख दें फेल्ड। लेकिन एक चीज देखना, फेल्ड का मतलब तो गिराना। जो फेल वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म फेल्ड है, इसका मतलब होता है गिराना। अगर हम ऐसे लिख दें सीरीज ऑफ मिसफॉर्च्यून्स हैव फेल्ड द कंपनी, तो इसका मतलब कंपनी को गिरा दिया। तो ये तो इलॉजिकल मीनिंग नहीं होगा, कंपनी को ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा कि उसको धक्का मार के गिरा दिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, एक वर्ब होती है बच्चों बिफॉल। बिफॉल, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बिफेल, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिफॉलन। इसका मतलब होता है टू इनकर, मतलब कुछ बुरा होना, किसी चीज के साथ में कुछ बुरा होना। टू बी बैडली इफेक्टेड, टू बी बैडली इफेक्टेड, किसी चीज से बैडली प्रभावित होना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो यहां पर जो फॉलन है ना, इसको हटाइए और इसकी जगह लिखिए बी फॉलन। तो ये आंसर हो जाएगा। अ सीरीज ऑफ मिसफॉर्च्यून्स हैव बीफॉलन द कंपनी। चलो ठीक है, तो ये फॉल फेल है, इसका ध्यान रखना है। बाकी ये जो बिफॉल वर्ब है ना, इसका भी ध्यान देना है। बिफॉल, बिफेल और बिफॉलन, ये इसकी थर्ड फॉर्म्स होती हैं। टू बी बैडली अफेक्टेड, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होना। अ सीरीज ऑफ मिसफॉर्च्यून्स हैव बिफॉलन द कंपनी, तो इसका मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है वो कंपनी के साथ हुई। चलिए नेक्स्ट देखो आगे। ही सील्ड व्हाट डिड ही सील? एनवलप। वी रिक्वायर a noun here, seal वर्ब का ऑब्जेक्ट। इट इज द रीडर्स हु ब्रेथ लाइफ इनटू अ न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर जो चलता है ना, वो रीडर्स की वजह से चलता है। अगर किसी न्यूज़पेपर के रीडर ही ना हो तो फिर वो बंद ही हो जाएगा, चल नहीं पाएगा बहुत दिन। ठीक है, यहाँ पे वर्ब चाहिए, हु सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब चाहिए। इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पर हमें नाउन चाहिए। लॉट्स ऑफ डिटरमिनर लिख रखा है ना, तो नाउन आ जाएगा। फिर हमने लिखा दिस विल हैव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन इकोनॉमिक रिकवरी, तो यहाँ पर हमें नाउन चाहिए। क्योंकि एक तो हमने डिटरमिनर लिख रखा है, दूसरा ये वेरी नेगेटिव हमने एडजेक्टिव फ्रेज लिख रखी है, तो वहां पर नाउन चाहिए। डिसेबिलिटी कैन इफेक्ट योर लाइफ इन वेरियस वेज, कैन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर हमें मेन वर्ब चाहिए। चलो करेक्ट करो सेंटेंसेस को। अब देखो, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म अलग अलग होती है। मतलब वो होते हैं नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही है, बट फॉर्म्स अलग अलग होती है। देखो, ये जो एनवलप वर्ड हमने लिखा है ना, ENVELOPE, ये नाउन है। ENVELOP, ये वर्ब है। सबसे पहली बात ध्यान देनी, ठीक है। इसी तरीके से एक दो और वर्ड है, जैसे हमने लिखा BREATH, ब्रेथ, ये वर्ब है। BREATH, ब्रीथ, ये वर्ब है। ये नाउन है, वर्ब है।
BATH बात, ये नाउन है। BATHE बेथ, ये वर्ब है। ADVICE एडवाइस, ये नाउन है। ADVISE एडवाइस, ये वर्ब है। डिफरेंस समझ लीजिए। अब जहां पर वर्ब की जरूरत है वहां वर्ब लिखिए, जहां नाउन की जरूरत है वहां नाउन लिखिए। अब हमें पता है इस सेंटेंस में हमें यहाँ पर वर्ब नाउन की जरूरत है, तो एनवेलप आपने वर्ब वाला लिख दिया, गलत है। ये लिखिए, ये रहा आंसर। यहां पर आपको वर्ब की जरूरत है तो आपने गलत लिख रखा है, यहां पर लिखिए, ये आंसर है। ठीक है, यहां पर हमें नाउन की जरूरत है, हमने वर्ब लिख रखी है, तो नाउन लिखिए। प्रैक्टिस। ठीक है, यहां पर हमें नाउन की जरूरत है तो लिखिए इफेक्ट। यहां पर हमें वर्ब की जरूरत है तो लिखिए अफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी वर्ब और नाउन फॉर्म में स्लाइट डिफरेंस होता है। अगर हम उस हल्के से डिफरेंस को समझ ना पाए तो हमसे गलत यूज हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। अब देखो, आज समझते हैं। इन सेंटेंसेस में यहां पर हमने शुड नॉट हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो हमें मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, यहां पर हमने आप प्रोफाउंड एडजेक्टिव लिखा है, तो हमें यहां पर नाउन चाहिए। ठीक है, वर्ब तो हैड हमने ऑलरेडी लिखी रखी है पहले से ही। यहां पर हमने वुड लिसन टू हिम एंड डैश एन अम्यूज्ड इंटरेस्ट। अब अम्यूज्ड इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस बात है कोई नाउन के बाद तो आएगा नहीं, वर्ब के बाद आएगा, तो यहां पर हमें वर्ब चाहिए। यहां पर क्या है, जो वुड हेल्पिंग वर्ब है ना, दोनों वर्ब की कॉमन है। ये लिसन एक वर्ब है, ये वर्ब 1 है। यहाँ पे जो आप लिखोगे वर्ब 2 होगी, मतलब दोनों वर्ब है। डिंट आपने लिखा, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आपको मेन वर्ब चाहिए। तो पहले तो ये समझो जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस ब्लैंक में आपको वर्ब चाहिए, किस में आपको एडजेक्टिव चाहिए। एक काम करें, काम की चीजें बस उतनी लिखते हैं, बाकी मिटा देते हैं। वी नीड अ वर्ब हियर। ठीक है, बाकी तो आप समझ ही जाओगे वर्ब क्यों चाहिए। इतना हमें सब कुछ क्या लिखने की जरूरत है, आप लोग होशियार हो जान ही जाओगे। चलो, ये हो गया। अब इसके आगे एक कहानी देखो, जो हमें ऑप्शन दिए गए अफेक्ट और इफेक्ट, इनमें से हमें ध्यान ये रखना है कि जो अफेक्ट है ये एक वर्ब है और इसका मतलब है टू इम्पैक्ट, असर करना, प्रभाव करना। इफेक्ट इसी वर्ब की नाउन फॉर्म है जिसका मतलब है इम्पैक्ट। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, अफेक्ट जो है वो एज अ वर्ब उसका एक मतलब और भी होता है, टू प्रिटेंड, दिखावा करना। ठीक है, इफेक्ट का एज अ वर्ब एक और भी मतलब होता है, टू कॉज, टू ब्रिंग अबाउट। ठीक है, टू इम्पैक्ट, टू प्रिटेंड। ठीक है, इम्पैक्ट और टू कॉज। तो यहां पर ना आपको ये चीजें सीखनी है कि अफेक्ट जो वर्ड है उसके दो मीनिंग होते हैं। एज अ वर्ब एक मतलब होता है उसका टू इम्पैक्ट और एक मतलब होता है उसका टू प्रिटेंड। इंग्लिश में एक वर्ब होती है, एक नाउन होता है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है प्रिटेंस, दिखावा। अब मुझे लगता है आप ये बात समझ पा रहे होगे, ये जो अफेक्टेशन हम नाउन लिखते हैं, ये नाउन इसी अफेक्ट वर्ब से ही बनता है। ठीक है, ये इसी से बनता है। उसके बाद में इफेक्ट आ गया। इफेक्ट का मतलब एज अ नाउन होता है इम्पैक्ट, लेकिन इफेक्ट वर्ड जो होता है ना, वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है टू कॉज, टू ब्रिंग अबाउट। इफेक्ट करना मतलब ब्रिंग अबाउट करना, कॉज करना। तो अफेक्ट दोनों मीनिंग में वर्ब है, इफेक्ट एक मीनिंग में वर्ब है, एक में नाउन है।
अब ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में क्वेश्चंस में हमें एक क्वेश्चन में नाउन चाहिए, जहां पे नाउन चाहिए वहां पर तो आप इफेक्ट लिख दो तुरंत। जहां पर आपको नाउन चाहिए वहां पर आप लिख दो इफेक्ट। ठीक है, खत्म। अब जहां वर्ब चाहिए वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कौन सा मीनिंग चाहिए एज अ वर्ब। एज अ वर्ब आपको कॉज मीनिंग चाहिए, प्रिटेंड मीनिंग चाहिए, या इम्पैक्ट मीनिंग चाहिए, फिर उसके हिसाब से वर्ब पिक कर लो। अगर आपको टू कॉज मीनिंग चाहिए तो इफेक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो अफेक्ट लिख दो। अब हमने लिखा आर वेरिएंस ऑन दिस मैटर, वेरिएंस का मतलब डिफरेंस। आर वेरिएंस ऑन दिस मैटर शुड नॉट डैश आर रिलेशन, शुड नॉट इम्पैक्ट आर रिलेशन, शुड नॉट प्रिटेंड आर रिलेशन, शुड नॉट कॉज आर रिलेशन। तो हमें पता है यहाँ पे आएगा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब अफेक्ट। तो ये लिख दो। फिर नेक्स्ट देखो, दे वुड लिसन टू हिम, वो उसकी बात सुनते थे, एंड डैश एन अम्यूज इंटरेस्ट, और वो अम्यूज इंटरेस्ट करते थे, क्या करते थे, कॉज करते थे, प्रिटेंड करते थे। प्रिटेंड करते होंगे, बहाना करते होंगे ऐसे दिखाने का कि उसकी बात में कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। तो यहाँ पे आएगा अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब यहाँ पे है प्रिटेंड, एंड वुड प्रिटेंड एंड अम्यूज इंटरेस्ट, और अम्यूज इंटरेस्ट का उसमें दिखावा करते थे कि बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी बात में, लेकिन ऐसा था नहीं। द कोच डिडंट डैश एनी चेंज इन द स्केड्यूल, the coach didn't impact any change in the schedule, the coach didn't pretend any change in the schedule, the coach didn't cause any change in the schedule। तो हमें पता है यहाँ पे cause आएगा, cause आएगा तो लिख दो इफेक्ट। तो ये हमारा आंसर है, the coach didn't effect any change in the schedule। तो ये जो अफेक्ट इफेक्ट है, इनको लेकर बात ध्यान रखेंगे कि इफेक्ट वर्ड जो होता है, पहली बात तो अफेक्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है असर करना, प्रभाव करना, और दूसरा अफेक्ट का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, उसी से ये नाउन बनता है अफेक्टेशन, जिसका मतलब दिखावा होता है। इफेक्ट वर्ड जो होता है वो नाउन होता है, उसका मतलब असर होता है, प्रभाव होता है। साथ ही साथ में इफेक्ट वर्ड वर्ब भी होता है। जब इफेक्ट वर्ड वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है टू कॉज, टू ब्रिंग अबाउट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम वर्ब्स को बढ़ाएंगे। ये जो आप पढ़ रहे हो इसके अच्छे से नोट्स बना ही रहोगे, रिवीजन कर ही रहोगे। इन केस कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेरी रहता है, देन आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, थ्रू मैसेजेस, नॉट थ्रू कॉल्स। ठीक है, मैसेज के थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स क्वेरीज के लिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू।